हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब। तो मैं आप सभी के सामने आपके लिए एक महत्वपूर्ण थ्योरम लेकर के आ रहा हूं और उस थ्योरम का नाम है बर्नौली थ्योरम। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे बर्नौली थ्योरम के बारे में। तो सबसे पहले हम बता दें, बर्नौली थ्योरम वास्तव में किसी बहते हुए द्रव के बारे में बताने के लिए दिया गया है। एक साइंटिस्ट थे बर्नौली, जिन्होंने बहते हुए द्रव के ऊर्जा के बारे में इस प्रमेय के माध्यम से बताया है। बर्नौली थ्योरम के अनुसार उनका कहना है कि किसी भी बहते हुए द्रव में उसकी कुल ऊर्जा नियत होती है। कुल ऊर्जा किसी भी द्रव में 3 प्रकार की ऊर्जा हो सकती है। पहला दाब ऊर्जा, ठीक है, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा गतिज ऊर्जा, क्योंकि द्रव में गति पाई जाती है, तो द्रव के पास गतिज ऊर्जा भी होगी। और वास्तव में यदि किसी पाइप में पानी बह रहा है तो अगर उस पाइप की ऊंचाई अगर हो तो उसके पास स्थितिज ऊर्जा भी आ जाती है। तो बच्चे पहले इस थ्योरम को पढ़ें, उससे पहले कुछ सामान्य जानकारी बर्नौली थ्योरम के बारे में समझ लेते हैं, तो इस प्रमेय को समझने में आसानी होगी। सबसे पहले तो हमें इस प्रमेय को समझना है कि बर्नौली थ्योरम कहता क्या है। बर्नौली थ्योरम के अनुसार जब कोई आदर्श द्रव अर्थात अश्यान और असंपीड़ित द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा नियत होती है। कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा प्लस दाब ऊर्जा, 3 प्रकार की ऊर्जाओं का योग किसी द्रव की कुल ऊर्जा कहलाती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं आदर्श द्रव होती क्या है। तो आदर्श द्रव उस द्रव को कहते हैं जिसमें श्यानता न हो। श्यानता न हो उस द्रव को हम अश्यान द्रव कहते हैं। ये थोड़ा सा साइंटिफिक वर्ड है। इसको सरल शब्दों में अगर हम ये समझें तो जैसे द्रव अगर किसी रूप में प्रवाहित हो रही है तो द्रव का जो परत होता है एक से अधिक परत से मिलकर बना हुआ माना जाता है। और ये देखा जाता है कि द्रव का जो निचली सतह है जो कि पृथ्वी से टच होकर के चल रही है या किसी पदार्थ से संपर्क होते हुए आगे बढ़ रही है, तो वहाँ पर एक फ्रिक्शन टाइप का एक फोर्स लगता है जो कि उसके प्रत्येक सतह के बीच लगता है। जैसे सबसे निचली सतह का जो द्रव है वो बहुत स्लो बहता है, क्योंकि उस पर उसके विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है। जैसे ठोस में घर्षण काम करता है, वैसे ही द्रव में जो एक उसके गति के विपरीत दिशा में बल काम करता है उसे श्यान बल कहा जाता है। और श्यान बल गाढ़ा द्रव में अधिक पाया जाता है, और जिसका घनत्व कम है, जिन द्रवों का घनत्व कम है उसमें यह बल कम होती जाती है। तो बर्नौली थ्योरम पढ़ने के लिए या उसको सिद्ध करने के लिए कुछ कंडीशन हम लेके चलते हैं, और वह कंडीशन है कि द्रव कैसा होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। आदर्श द्रव का मतलब है कि उसमें श्यानता नहीं होना चाहिए, ठीक है, द्रव में श्यानता नहीं होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं आगे, हम समझने की कोशिश करते हैं कि बर्नौली थ्योरम में को हम प्रूव कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा
चलिए पढ़ते हैं। तो बर्नौली प्रमेय में आदर्श द्रव हम समझ चुके हैं। आदर्श द्रव मतलब जिसमें अश्यान और असंपीडित द्रव हो, उसी को हम आदर्श द्रव मानते हैं। अश्यान का मतलब है ऐसा द्रव जिसमें श्यानता न हो। और श्यानता को भी अगर सिंपल वर्ड में समझें हम, तो पहले समझते हैं कि द्रव बहुत अनेक परतों से मिलकर बना होता है, और कोई द्रव अगर किसी सतह से होकर प्रवाहित हो रही है, तो अगर ये हम मान लें कि अनेक सतहों से मिलकर के अनेक परतों से मिलकर द्रव बना हुआ है, प्रत्येक सतहों के बीच एक गति के विपरीत दिशा में बल लगता है। वैसा ही बल लगता है जैसे कि किसी ठोस पदार्थ अगर कोई किसी सतह पर आगे की ओर चल रहा है, तो उसके संपर्क तलों पर एक गति के विपरीत दिशा में एक बल काम करता है, जिसे हम घर्षण बल बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही द्रवों में भी पाया जाता है, जिसे हम श्यानता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो श्यानता के बारे में किसी को अब डाउट नहीं होगा कि श्यानता है क्या। उसी प्रकार से असंपीडित द्रव एक ऐसा द्रव जिसे हम संपीडित ना कर सके। संपीडित का मतलब होता है कि जिसे हम दबा ना सके। ठीक है, वो दबता ना हो। जैसे रुई अगर दबता है तो दब के थोड़ा पतला हो जाता है, तो एक ऐसा द्रव लें जो कि दबता ना हो, उसे हम असंपीडित द्रव कहते हैं। तो यहाँ पर इसी प्रकार का द्रव हो और वह द्रव एक धारा रेखीय प्रवाह में बहता हो, इतना होना चाहिए। तब बर्नौली थ्योरम का कहना है कि द्रव के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा नियत होती है। कुल ऊर्जा जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और प्लस दाब ऊर्जा। हम जानते हैं कि जब कोई भी वस्तु या कोई भी तरल गति में हो तो उसके पास गतिज ऊर्जा आ जाती है। गतिज ऊर्जा से तात्पर्य है, गतिज ऊर्जा का जो परिभाषा है या गतिज ऊर्जा को हम समझते हैं वो ये है कि कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ यदि गतिशील अवस्था में हो, उसके पास वेग हो, ठीक है, तो उसके पास गतिज ऊर्जा होती है। वैसे ही अगर हम स्थितिज ऊर्जा के बारे में समझें तो यदि कोई पदार्थ पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर स्थित है तो उसके पास स्थितिज ऊर्जा होती है। और दाब ऊर्जा का तात्पर्य है कि जब कोई द्रव पर दाब लगाया जाता है तब वह द्रव गति में आ जाती है, या द्रव को बहने के लिए, ठीक है, जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे दाब ऊर्जा कहा जाता है। तो बच्चों, तरल में 3 प्रकार की ऊर्जा हो सकती है। तरल की गति के कारण गतिज ऊर्जा, तरल की ऊंचाई के कारण स्थितिज ऊर्जा, और तरल को गतिशील करने के लिए जो दाब लगाया जाता है वह दाब ऊर्जा कहलाती है। तो हम आगे हम प्रूव करते हैं, करेंगे कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा प्लस दाब ऊर्जा मीन्स कुल ऊर्जा नियत रहती है बर्नौली थ्योरम के अनुसार। नियत का मतलब है कि तीनों ऊर्जा का जो योग है हमेशा एक समान रहेगी। यदि किसी भी ऊर्जा, तीनों ऊर्जा में से कोई एक ऊर्जा अगर बढ़े तो दूसरी ऊर्जा, दोनों में से कोई एक ऊर्जा कम होती है, ताकि तीनों का जो योग है वो हमेशा एक समान बना रहे। ठीक है, तो उसे हम गणितीय रूप में इस प्रकार से लिखते हैं, P प्लस जो आपको सामने यहाँ पर दिख रहा है 1/2 dv² प्लस dgh इज इक्वल टू नियतांक। यही एक्चुअल में बर्नौली थ्योरम का गणितीय रूप है। यहाँ पर P दाब ऊर्जा, 1/2 dv² मतलब ये गतिज ऊर्जा, और dgh जो है स्थितिज ऊर्जा है। बच्चों, हम पहले पढ़े होंगे गतिज ऊर्जा का फार्मूला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² एंड पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला mgh, जहाँ m द्रव्यमान और v वेग है। यहाँ पर m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण एवं h पृथ्वी तल से ऊंचाई है। तो बच्चों, यहाँ पर 1/2 dv² का मतलब है, यहाँ पर जो बर्नौली थ्योरम बोला गया है, एकांक आयतन की कुल ऊर्जा बोली गई है। एकांक आयतन से तात्पर्य यह है, समझने की कोशिश करते हैं कि जब किसी भी वैल्यू को आयतन से भाग कर दिया जाए, कुल आयतन से भाग कर दिया जाए, उसका अगर गणितीय रूप समझे हम एकांक आयतन का, किसी को भी हम उसके कुल आयतन से भाग कर दें, उसका जो वैल्यू हमें फाइंड होगा वो क्या कहलाएगा, वो एकांक आयतन का वैल्यू होगा।
तो जैसे ही हम इस गतिज ऊर्जा में, ठीक है, आयतन से भाग कर दें, स्थितिज ऊर्जा में हम आयतन से भाग कर दें, तो ये क्या कहलाएगी, एकांक आयतन की वैल्यू कहलाएगी, यानी एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा। ये क्या कहलाएगी, एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा। अब अगर हम यहाँ पर आगे देखें m/v एक्चुअल में होता क्या है। हम फिजिक्स में एक भौतिक राशि के बारे में पढ़ते हैं जिसे घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो घनत्व का मतलब क्या होता है, तो घनत्व इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। अगर हम यहाँ पर देखें घनत्व को हम यहाँ पर d से प्रदर्शित कर रहे हैं और द्रव्यमान अगर m हो और आयतन v हो तो m/v इज इक्वल टू d। तो देखिए यहाँ पर m/v एकांक आयतन की जब बात किया जाएगा तो उस गतिज ऊर्जा को हम कुल आयतन से भाग करेंगे, स्थितिज ऊर्जा को भी कुल आयतन से भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखने को मिलता है m/v, m/v एक्चुअल में d हो जाएगा। तो यहाँ देखिए d से कन्वर्ट हो गया, m/v d से कन्वर्ट हो गया। तो बच्चों एक इक्वेशन जो है उसके बारे में आप समझ चुके होंगे कि p दाब ऊर्जा है, 1/2 dv², यानी यह गतिज ऊर्जा है लेकिन एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा है, dgh ये स्थितिज ऊर्जा है एकांक आयतन की, d घनत्व है। घनत्व का डेफिनेशन मैं बताया हूँ, आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। d इज इक्वल टू m/v होता है। तो बच्चों अब आगे चलते हैं, इसके जो थ्योरम है उसमें जो वर्ड यूज हुए हैं उसे आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो इसके बाद हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टम लेना पड़ेगा और वो सिस्टम इस प्रकार की होगी। पहले तो हमें एक पाइप लेना पड़ेगा ताकि जो द्रव है वो एक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो। तो जैसा कि यहाँ पर फिगर में आपको दिख रहा है, एक पाइप है और पाइप भी ऐसा लेना है जो असमान परिच्छेद वाला हो। असमान परिच्छेद वाला मतलब एक तरफ मोटा हो और एक तरफ पतला हो। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर है क्या। चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाते हैं आपको और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन पहले तो इसको याद कर लीजिएगा, ये जो परिभाषा है, ठीक है। आदर्श द्रव के बारे में समझा चुका हूँ, अशयान और असंपीड्य बारे के द्रव के बारे में समझा चुका हूँ और ये हमारा बर्नौली प्रमेय है। बाकी ये उसका गणितीय रूप है, p दाब 1/2 dv² गतिज ऊर्जा एवं dgh जो स्थितिज ऊर्जा है वो हमेशा नियतांक होती है। उसके बारे में यहाँ पर लिख लीजिएगा कि p दाब है, d घनत्व है, v द्रव का प्रवाह का वेग है, g गुरुत्वीय त्वरण तथा h पृथ्वी तल से ऊंचाई है। एक इस प्रकार का हम सिस्टम लेते हैं बर्नौली थ्योरम को प्रूव करने के लिए। ये एक पाइप है, ठीक है, जो असमान परिच्छेद वाला है, एक तरफ मोटा है एक तरफ पतला है। यहाँ पर जो आपको नज़र आ रही है A1, ये इस परिच्छेद का क्षेत्रफल है। A और B इस पाइप के लिए हम प्रदर्शित किए हैं कि ये भी एक असमान परिच्छेद वाला एक नली है। P1 इस परिच्छेद के पास उसका दाब है और P2 इस परिच्छेद के पास का द्रव का दाब है। यहाँ पर इस सिरा की ऊंचाई h1 है पृथ्वी की सतह से और इस सिरा की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से h2 है, मतलब ऊंचाई भी अलग अलग है प्रत्येक बिंदु का। अब होगी क्या, तो इधर देखिए पाइप मोटा है, इस जगह दबाव कम होगी। यहाँ पर पाइप पतला है तो यहाँ पर दबाव अधिक होगी, यानी प्रेशर अधिक होगी। अब यहाँ पर हम बात करें कि सभी प्रत्येक बिंदु पर वेग भी अलग अलग होंगी, क्योंकि जहाँ पास परिच्छेद मोटा है वहाँ का वेग कम होती है। नेचुरली हम देखे होंगे, आप देखे होंगे कि अगर मोटा पाइप है उधर वेग कम होगा, लेकिन उसी पाइप को उधर पतला कर दिया जाए तो उस जगह का द्रव का वेग बढ़ जाता है। तो यहाँ का वेग को हम v1 माने हैं और इस पॉइंट B के वेग को v2 माने हैं। तो इस प्रकार से आप डायग्राम बना लीजिएगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि AB जो है अनुप्रस्थ असमान परिच्छेद वाली नली है और कुछ जानकारियाँ हैं, जैसे बिंदु A पर v1 है द्रव का वेग, p1 है दाब, a1 है अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, h1 है पृथ्वी तल से सिरे की ऊंचाई
वैसे ही बिंदु बी पर लिख लीजिएगा, V2 द्रव का वेग है यहाँ पर, P2 दाब है, A2 अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है एवं H2 पृथ्वी तल के से सिरे B की औसत ऊंचाई है। तो बच्चों इस प्रकार से आप रेडी कर लीजिएगा। अब आगे हम देखते हैं कि तीनों एनर्जी का जो कुल योग है नियत होता है उसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है, या हम डायग्राम के हिसाब से देखें तो नली के सिरों में दबांतर होने के कारण, दबांतर क्यों है, क्योंकि असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की नली है, एक जगह मोटा है और एक जगह पतला है। तो सीधी सी बात है कि दोनों पॉइंटों में द्रव का दाब अलग अलग होगा। तो यदि द्रवों में के दोनों सिरों पर, नली के सिरों के बीच दबांतर उत्पन्न होने के कारण द्रव नली में प्रवाहित होता है, इस स्थिति में यदि उसमें दबांतर है तो उस स्थिति में द्रव पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होती है। ठीक है, या कहा जाए दूसरे शब्दों में कि जब उसमें दबांतर उत्पन्न होता है तो उस स्थिति में द्रव पर कार्य किया जाता है। दबांतर उत्पन्न होने के कारण उस नली के द्रव में एक कार्य किया जाता है, उस कार्य के फलस्वरूप उस द्रव की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़ी सी समझने की बात करते हैं। हम जानते हैं कि ऊर्जा संरक्षित होती है, ऊर्जा हमेशा क्या होती है, संरक्षित होती है। अब ऊर्जा संरक्षण का क्या मतलब है? ऊर्जा संरक्षण से तात्पर्य है कि ऊर्जा परिभाषा तो हम अगर पढ़ें कि ऊर्जा न तो नष्ट होती है न तो उत्पन्न किया जा सकता है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो कार्य हो रहा है, ठीक है, उस द्रव पर दबांतर होने के कारण जो कार्य हो रहा है, कार्य अगर हो रहा है और ऊर्जा हमेशा संरक्षित होती है, इसका मतलब वह कार्य उस द्रव की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को बढ़ा रही है, अर्थात वो कार्य जो है वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जा रहा है एनर्जी में, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है। क्योंकि हम जानते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार कि ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती है और न उत्पन्न की जा सकती है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल दिया जाता है, बदल जाता है। तो यहाँ पर जो किया गया कार्य है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में बदलेगी, जिसके कारण उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हमें तीन चीज़ें के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पहला तो द्रव पर कितना कार्य किया गया उसे हम फाइंड करेंगे, तत्पश्चात गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई उसे पता करेंगे, स्थितिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई उसे पता करेंगे, और हम ऊर्जा संरक्षण के नियम लगाएंगे, जिससे एक पूरा प्रमेय का इक्वेशन प्रूव हो जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं द्रव पर किया गया कार्य। तो एक्चुअल में देखें हम डायग्राम, तो डायग्राम में दो सिरा है द्रव का, एक है ए और एक है बी। तो यहाँ पर कितना दाब है और यहाँ पर कितना दाब है। अब हम कार्य पता करने वाले हैं, तो कार्य का एक फार्मूला होता है बल इंटू विस्थापन। तो बल हमें अब कहाँ से मिलेगा, बल हमें कहाँ से प्राप्त होगा? तो हम एक फार्मूला बता रहा हूँ जिसे आप सभी नोट कर लीजिएगा। F बराबर PA होता है, ठीक है। अब ए होता क्या है, तो जब हम दाब के बारे में पढ़ते हैं तो दाब इज इक्वल टू क्या होता है, F/A, जहाँ F फोर्स है और A एरिया है, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। इन तीनों के रिलेशन से हमें एक बल का मान प्राप्त होगा, F इज इक्वल टू PA। यहाँ से ट्रांसफर करेंगे अगर एक हो तो F इज इक्वल टू PA। ये इस प्रकार से एक फार्मूला हमें प्राप्त होगी। तो यहाँ पर इसी प्रकार का बल द्रव पर लगेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं द्रव पर किया गया कुल कार्य। तो सिरे ए से प्रति सेकेंड नली में प्रवेश करने वाला द्रव, ठीक, 1 सेकेंड में V1 दूरी तय करता है। सिरे ए से प्रति सेकेंड नली में प्रवेश करने वाला द्रव 1 सेकेंड में V1 दूरी तय करता है, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। तब उस पर लगने वाला बल कितना होगा, तो देखिए इसी बल के फार्मूला से हम लगाएंगे F इज इक्वल टू PA। P मतलब दाब और A मतलब एरिया। तो वास्तव में इस जो नली है वहाँ का दाब हम P1 से प्रदर्शित किया है बिंदु A पर, और वहाँ का क्षेत्रफल A1 है, इसलिए यहाँ पर जो लगने वाला बल है, ठीक है, F बराबर P1A1 हमें प्राप्त होती है। अब जब हमें बल प्राप्त हो गया
और विस्थापन हमें पता है कि 1 सेकंड में कितना विस्थापन हो रहा है v1, तो हम कार्य आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि कार्य का फार्मूला होता है बल इंटू विस्थापन। तो यहाँ पर अगर हम आगे देखें कि सिरे ए से प्रति सेकंड प्रवेश करने वाले द्रव पर किया गया कार्य, उस जगह के कार्य को हम W1 से प्रदर्शित करेंगे। W1 बराबर बल इंटू विस्थापन। बल वास्तव में P1A1 हमें प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर बल के जगह में P1A1 पुट करेंगे। विस्थापन हमें 1 सेकेंड में V1 दूरी तय कर रहा है, मतलब V1 विस्थापन है। तो इस प्रकार से सिरा ए पर, इस सिरे पर किया गया कार्य हमें प्राप्त हो जाएगा। वैसे ही हम बी सिरा पर कार्य प्राप्त करेंगे, तो सेम टू सेम इसी पैटर्न पर वहाँ का भी कार्य हमें प्राप्त होगा। तो आगे हम लिखेंगे इसी तरह सिरे बी से प्रति सेकंड निकलने वाला द्रव द्वारा किया गया कार्य W2 बराबर P2A2 V2। अब कुल कार्य कितना होगा इस नली के अंदर, तो द्रव पर किया गया कुल कार्य कितना होगा, तो हम W1 यानी बिंदु सिरा ए पर किया गया कार्य और सिरा बी के बीच किया गया कार्य, इन दोनों को अगर हम एक दूसरे से घटा देते हैं तो हमें इन दोनों सिरों के बीच द्रव पर कुल कितना कार्य किया गया वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो W बराबर W1 माइनस W2, ये जो वैल्यू हमें प्राप्त हुआ है उसे हम घटा देंगे, तो इसे हम इक्वेशन 1 मान के चलेंगे। आगे हम एक द्रव के बारे में और अच्छी प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे हैं, जिसे हम सातत्य समीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, द्रव में एक गुण होती है जिसे हम सातत्य गुण कहते हैं, और सातत्य का मतलब ये होता है, सीधी सी बात सरल भाषा में समझा रहा हूँ, अगर एक पाइप है, ठीक है, इधर भले मोटा हो इधर पतला हो, ठीक है, तो इनका कहना है कि द्रव नली के एक सिरे पर जितना द्रव इंटर करेगा उतना ही द्रव आगे 1 सेकंड में बाहर निकलेगा। हम कभी अपने अनुभवों से भी देखे होंगे कि एक पाइप है और सीधी सी बात है कि जितना यहाँ से इंटर करेगा उतना ही उस क्षण यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है, इसी गुण को फिजिक्स में सातत्य का गुण कहा जाता है, यानी सातत्य का समीकरण कहा जाता है। मतलब जितना आयतन किसी भी नली में इंटर करेगा उतना ही बाहर निकलेगा। तो वहाँ से एक इक्वेशन आता है, देखिए A1 मतलब एरिया और V1 मतलब विस्थापन है। यहाँ पर वेग मत समझिएगा इसको, V1 विस्थापन है 1 सेकंड में, तो क्षेत्रफल और इंटू विस्थापन का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो आयतन आता है। क्यों? क्योंकि आयतन के बारे में हम जानते हैं कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होती है, एक सिंपल सा फार्मूला। तो लंबाई और चौड़ाई को अगर गुणा कर दिया जाए तो क्षेत्रफल बनता है, और क्षेत्रफल को अगर ऊंचाई से कर दिया जाए तो आयतन बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए A1 क्षेत्रफल है और ये विस्थापन है, तो विस्थापन को हम ऊंचाई, कोई भी एक लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो चाहे ऊंचाई हो, तीनों एक ही प्रकार के भौतिक राशि है। ठीक है, तो जब दूरी है, ठीक है, और ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल इंटू अगर V1 गुणा कर दिया जाए तो आयतन में कन्वर्ट हो जाता है। तो सातत्य समीकरण ये कहता है कि जितना आयतन किसी नली में इंटर करेगा उतना ही आयतन उस क्षण बाहर निकलेगा, यानी दोनों जगह का जो आयतन होता है एक बराबर होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि सिरा ए पर A1 V1 यानी जो आयतन है वो A2 V2 के बराबर होगा। ये सातत्य समीकरण है। इसी समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, A1 V1 D बराबर A2 V2 T, यानी जब इस आयतन को अगर घनत्व से गुणा कर दिया जाए तो वो द्रव्यमान के इक्वल होता है, क्योंकि हम अभी जस्ट बताया था कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, अगर इसे हम अगर देखें तो घनत्व D इज इक्वल टू द्रव्यमान M अपॉन आयतन V। देखिए V और D को अगर हम यहाँ पर गुणा करें तो हमें क्या मिलेगा? द्रव्यमान मिलेगा। तो इसी इक्वेशन से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि A1 V1 D इज इक्वल टू A2 V2 D इज इक्वल टू M। अगर यहाँ से हम A1 V1 का मान निकालें तो कितना हो जाएगा? A1 V1 इज इक्वल टू M अपॉन D, ट्रांसफर करेंगे तो वैसे ही इस इक्वेशन से हमें मिल जाएगा A2 V2 इज इक्वल टू M अपॉन D। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, इसके बाद हम इस वैल्यू को A1 V1 की जगह में M अपॉन D, A2 V2 की जगह में हम M अपॉन D यहाँ पर रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे A1 V1 की जगह में। तो हमें क्या मिल जाएगा? देखो समीकरण 1 में मान रखेंगे तो W बराबर P1 A1 V1 की जगह में M अपॉन D माइनस P2 और A2 V2 की जगह में M अपॉन D, क्योंकि आयतन सेम होता है। तो ये एक इक्वेशन हमें मिल जाएगा। M बटा D को कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर में बचेगा P1 माइनस P2। तो बच्चों यहाँ तक हम अगर समझें तो यहाँ पर हम क्या प्राप्त हुआ?
द्रव पर किया गया कार्य, जो नली है, नली के सिरों के बीच द्रव में किया गया कार्य। तो बच्चों सीधे सीधे हम देखते हैं, यहाँ पर करना कुछ नहीं है। एक फार्मूला होता है, बल बराबर दाब इंटू क्षेत्रफल, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये प्रेशर का फार्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू एफ अपॉन ए होती है, यहीं से हम ट्रांसफर करके हम बल निकाल सकते हैं। अब इसी बल के सहारे हम किया गया कार्य निकाल सकते हैं। यदि सिरों पर 1 सेकेंड में उसका दूरी v1 अगर हम माने तो ये एक वर्क निकलेगा। वैसे हम दोनों सिरों पर वर्क निकाल लेंगे। दोनों के बीच का जो अंतर होता है वही उन नली के बीच में द्रव पर किया गया कार्य होता है। यहाँ पर अगर हम सांतत्य समीकरण यूज करें, सांतत्य समीकरण का कहना होता है कि नली के जो प्रत्येक बिंदु पर आयतन क्या होता है, एक समान प्रवाहित होती है। जितना आयतन उस नली में इंटर करेगा 1 सेकंड में, उतना ही आयतन 1 सेकंड में उस नली से बाहर भी निकलेगी। तो उसी से हम देखिए दोनों जगह का आयतन को, ये है आयतन सिरा ए पर और यह है आयतन सिरा बी पर, दोनों को बराबर रखे हैं क्योंकि बराबर होता ही है। अगर इसमें हम डी का मल्टीप्लाई कर दे जाए तो द्रव्यमान में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, आयतन और अगर घनत्व को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो द्रव्यमान में कन्वर्ट हो जाता है। यहीं से हम ट्रांसफर करके a1 v1 का मान निकालेंगे तो m अपॉन डी आ जाएगा, और इसको हम अगर यहाँ पर वैल्यू में पुट करें तो ये निकल जाएगा। तो ये हमारा किया गया कार्य है। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग पढ़ते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में कि गतिज ऊर्जा में कितना बढ़ा, कितना वृद्धि हुआ इस द्रव पर किए गए कार्य के हिसाब से। तो देखिए आखिर किसी भी गतिज ऊर्जा में वृद्धि को हम कैसे मैथमेटिकली फाइंड करें। तो पहले एक सिंपल सा एक तरीका सिखाता हूँ आपको। कभी भी वृद्धि निकालना है तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पता करना पड़ेगा, और उन दोनों में अंतर जो होता है वही वृद्धि होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल समझें कि यदि अभी एक पेन है, उसका कीमत अभी 5 रुपया है, कुछ महीनों बाद, कुछ वर्षों बाद अगर ये पेन 10 रुपया में बिक रहा है, इसका मतलब इस पेन की कीमत में कितनी वृद्धि हुई, यानी ये हमारा प्रारंभिक अवस्था है और ये अंतिम अवस्था है। तो हम अगर देखें तो 5 रुपया में वृद्धि हुआ है, मीन्स अगर हम इस 10 में से इस 5 को घटा दें तो हमें क्या निकल जाएगा, वृद्धि निकल जाएगा। मेन यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझने की चीज़ें हैं कि कभी भी किसी भी चीज़ की वृद्धि पता करना है तो मैथमेटिकली अगर पता करना है तो हमें अंतिम स्थिति से प्रारंभिक वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पर अगर हमें गतिज ऊर्जा पता करना है तो पहले हम इस नली के एक सिरे को देखेंगे कि उस बिंदु पर गतिज ऊर्जा कितनी है, और फाइनल जो बाहर निकल रही है द्रव उस जगह उसकी गतिज ऊर्जा कितनी है। उन दोनों अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति को घटा दें तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि पता चल जाएगा। देखिए सीधी सी बात लिखते हैं, सिरे ए पर प्रति सेकेंड प्रवेश करने वाली द्रव की गतिज ऊर्जा, ठीक है, उसे हम K1 से प्रदर्शित करते हैं। तो K1 इज इक्वल टू 1/2 m v1 स्क्वायर, क्योंकि उस जगह का वेग v1 है। वैसे ही अगर हम सिरो B पर, ठीक है, इसी तरह सिरे B पर प्रति सेकंड निकलने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा देखें तो K2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2 m v2 स्क्वायर, उस जगह का वेग v2 है। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा में अगर वृद्धि पता करना है तो इस K2 से इस K1 को घटाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर घटाया गया है, द्रव की गतिज ऊर्जा में वृद्धि K2 माइनस K1। अब जैसे ही घटाएंगे तो देखिए क्या क्या हो जाएगा कि K2 का वैल्यू है 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस K1 का वैल्यू है 1/2 m v1 का स्क्वायर। यहाँ से 1/2 m कॉमन ले लिया जाए तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर आ जाएगा। इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। वैसे हम स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि निकालेंगे। देखेंगे हम इसमें कंडीशन ही है कि ऊंचाई क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए बर्नौली थ्योरम को प्रूव करने के लिए। ऊंचाई अलग अलग है, अर्थात उसके बीच जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो भी प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग होगी। ठीक है, तो कितनी वृद्धि हुई स्थितिज ऊर्जा में उसे पता करते हैं। वही उसमें भी वही तरीका होगी सेम, कि पहले हम सिरा ए पर स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे और सिरे बी पर स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, और जहाँ की ऊर्जा अधिक है उसमें से हम कम ऊर्जा को घटा देंगे। तो स्थितिज ऊर्जा एक्चुअल में हाइट पर डिपेंड करता है, जिसकी हाइट ज़्यादा हो वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी। तो सीधी सी बात है, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला हम प्रदर्शित U1 से करते हैं। तो U1 इज इक्वल टू mgh1, ठीक, क्योंकि ये कांस्टेंट है, द्रव्यमान कांस्टेंट है, हाइट पर निर्भर कर रहा है स्थितिज ऊर्जा। तो एक्चुअल में जो डायग्राम में हम देखें तो सिरों पर जो ऊंचाई है सतह से h1 माने हैं, और सिरा बी पर ऊंचाई क्या माने हैं, h2 माने हैं। तो उसी प्रकार से बिंदु बी पर जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो mgh2 होगी। अगर वृद्धि की बात किया जाए कितना वृद्धि हुआ, तो एक्चुअल में जिसकी ऊंचाई ज़्यादा है, तो h2 का ऊंचाई ज़्यादा है इसलिए उसकी ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसमें से इसको घटा देंगे
तो परिवर्तन निकल जाएगा, यानी वृद्धि निकल जाएगा। देखिए घटा दिया है E2 माइनस E1, ठीक है। इसको घटाने के बाद उसकी वैल्यू को रखेंगे Mgh2 माइनस Mgh1, Mg कॉमन निकल जाएगा, H2 माइनस A1 निकल जाएगा, ठीक। ये तीनों प्रकार की ऊर्जा हम अलग अलग इंडिविजुअल हम क्या कर लिए हैं, प्राप्त कर लिए हैं, ठीक है। अब हम सीधे लागू करते हैं यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक। बच्चों, ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में थोड़ा सा समझा दूँ। हम परिभाषा तो पढ़े हैं कि ऊर्जा हमेशा संरक्षित होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का तात्पर्य है कि जो द्रव पर कार्य किया जा रहा है वही कार्य क्या हो रहा है, कन्वर्ट होकर के द्रव की गतिज ऊर्जा में वृद्धि कर रहा है और स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कर रहा है। इसका मतलब कि यदि ऊर्जा संरक्षित रहती है, इसका मतलब जितना कार्य हुआ उसी के बराबर कुल ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो किसी भी द्रव में दो प्रकार की ऊर्जा में वृद्धि हुई है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई है और स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हुई है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू करेंगे कि द्रव पर किया गया कुल कार्य जो है द्रव की गतिज ऊर्जा में वृद्धि प्लस द्रव की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगी। एक्चुअल में हम इन सभी के वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। जैसे ये वाला द्रव पर किया गया कुल कार्य हम यहाँ पर निकाले हैं, ये द्रव पर किया गया कुल कार्य उसको रखेंगे, बाकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि इतना है और स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि इतना है, इन दोनों वैल्यू को रखेंगे और इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे। इसमें से देखिए P1 माइनस P2 है, तो यहाँ से हुआ क्या, इस इक्वेशन से ये तो पूरा पुट किया हुआ वैल्यू है। यहाँ समझते हैं कि हुआ क्या है, m और m कट जाएगा। देखिए इधर भी m है, तो m को अगर यहाँ से कॉमन निकाला जाए, ठीक है, और इधर का m से क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा। कभी भी बीच में इक्वल अगर लगा हुआ है तो समझने की कोशिश करो बच्चों। अगर ऐसा है तो देखिए am और am कट जाता है, ठीक, क्योंकि दोनों बीच में इक्वल लगा हुआ है और दोनों अंश में है। तो वैसे ही देखो यहाँ m है, यहाँ m है, यहाँ m है, इन दोनों m में से कॉमन निकलेगा m और इस m से इस m कट जाएगा। तो देखिए इसमें m गायब है पूरा। d एक्चुअल में डिवाइड में है, इधर ट्रांसफर कर देंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ भी मल्टीप्लाई में आ गया और यहाँ भी मल्टीप्लाई में आ गया। तो इस इक्वेशन को समझ लीजिएगा, ऐसे हुआ है, m से m कट गया है, d को यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया है। अब यहाँ पर हम ट्रांसफ़र करेंगे अलग अलग। जैसे बिंदु A पर जो वैल्यू, बिंदु A पर का जो वैल्यू है उसको एक तरफ रखेंगे और बिंदु B, इस डायग्राम में जो बिंदु B के लिए जो वैल्यू है उसको एक अलग रखेंगे ट्रांसफ़र करके। तो देखिए A1 और A1 वाला वैल्यू उस नली के सिरों के A सिरे का वैल्यू है, और जो 2 यहाँ भी 2 वाला है और यहाँ भी 2 वाला वैल्यू है वो बिंदु B के सिरों के बीच का है। तो देखिए ट्रांसफ़र कर लेते हैं, P1 का P1 रहने देते हैं। इसको अगर हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 dV2 स्क्वायर आएगा और यहाँ पर 1/2 dV1 स्क्वायर आएगा, ठीक। तो उसमें से हमको V1 वाला को इधर लाना है। तो देखिए 1/2 dV1 स्क्वायर ले आए, इधर माइनस में था तो इक्वल के इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर देखेंगे H1 वाला वैल्यू माइनस में है तो DGH1, तो इधर ले आएंगे तो प्लस में आ जाएगा DGH1 इक्वल में। अब इधर देखिए राइट साइड में P2 को राइट साइड में ले जाना है, तो P2 यहाँ पर माइनस में है तो इधर क्या में बदल गया, प्लस में। बाकी वैल्यू पहले से प्लस में है, देखिए V2 यहाँ पर प्लस में है, H2 यहाँ पर प्लस में है, यानी 1/2 D, भाई इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के लिए है वो वैल्यू, तो 1/2 dV स्क्वायर और प्लस यहाँ पर DG और H2। यहाँ पर देखते हैं तो नियतांक का मतलब है जितना वैल्यू हमारा A पर था उतना ही वैल्यू हमारा क्या है, बिंदु यानी सिरा B पर है, क्योंकि बीच में इक्वल कह रहा है। इक्वल का मतलब दोनों बराबर बोल रहे हैं। तो गणितीय रूप से जब बराबर आया तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ठीक है, ये सभी ऊर्जा हमारा कहाँ का है, सिरा A पर। यहाँ पर अगर हम देखें इस पाइप में ये सिरा A पर की ऊर्जा उतनी है, और ये वाला जो वैल्यू है P2 प्लस 1/2 dV2 स्क्वायर प्लस DGH2, ये सभी बिंदु यानी सिरा B पर की ऊर्जा है, और दोनों मैथमेटिकली रूप से बराबर है। इसका मतलब कुल ऊर्जा नियत है। नियत का मतलब हर जगह एक समान ऊर्जा है, ठीक है। इसी प्रकार से हम प्रूव कर लिए हैं, और इसको हम जनरलाइज रूप में लिख सकते हैं, सामान्य रूप में, कि सब नियत है ही, तो P1 अलग और P2 तो अलग है नहीं, तो हम उसको सीधे सीधे लिखेंगे दाब ऊर्जा। एक गतिज ऊर्जा भी मतलब सभी का योग बराबर है, तो इन सभी को हम क्या लिख लेंगे सामान्य रूप से, P प्लस 1/2 dV स्क्वायर प्लस DGH इज इक्वल टू एक नियतांक, ठीक। तो इस प्रकार से हम प्रूव कर लिए, यही बर्नौली का प्रमेय है। तो बच्चों ठीक है, कैसा लगा आपको इस वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार से आगे बने रहिएगा, और हम आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो लाते रहेंगे।
और कमेंट ज़रूर करिएगा कि चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।